आवाज अब और भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। शायद उनका ये चीखना चिल्लाना सिर्फ इस रात की खूबसूरती के कारण नहीं था। वो सभी भेड़िए भूखे भी थे, अपने शिकार की तलाश में थे। अंधेरे में चमकती उनकी डरावनी आंखें हर ओर अपने शिकार की तलाश में भटक रही थी। सामान्य से लगभग 2 फीट ऊंचे, लंबे और चौड़े इन भेड़ियों के नुकीले दांतों के बीच से उनकी चिपचिपाती लार जमीन पर टपक रही थी। इन भेड़ियों की संख्या लगभग 5 से 6 थी। वैसे तो भेड़िए झुंड में ही शिकार करते हैं, पर भेड़िया चाहे अकेला हो या झुंड में, करना तो उन्हें शिकार ही था। अपने घने बालों पर गिरती बर्फ को गुर्राते हुए झटकते ये सभी भेड़िए किसी खास महक का पीछा करते एक ही दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उनकी आंखें चमक उठी। उनकी गुर्राहट और भी बढ़ गई, जैसे उन्हें उनका शिकार मिल गया था। भूखे भेड़ियों तक आती ये महक इंसानी खून की थी, जिसे सूंघते ही सभी भेड़िए तेजी से उस महक की दिशा में भागने लगे। महक का पीछा करते इन भेड़ियों के सामने एक वीरान सा कब्रिस्तान था। जंगल के बीचों बीच बसे इस कब्रिस्तान के आसपास खोखली हो चुकी लकड़ियों की एक बाड़ थी, जिसे उछलकर फांदते ये सभी भेड़िए खुश थे, क्योंकि उनके सामने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि खून से सने सैकड़ों ताबूतों के ढेर नजर आ रहे थे। और ताबूत में बंद थी इंसानी लाशें। एक साथ इतना सारा खाना, इतना मांस उन भेड़ियों को आज तक नसीब नहीं हुआ था। भेड़ियों ने आओ देखा ना ताओ अपने पंजों को जमीन पर घिसते हुए, गुर्राते हुए ये सभी भेड़िए उछलकर टूट पड़े इन ताबूतों पर। लकड़ी से बने इन ताबूतों को अपने भयानक पंजों से उखाड़ते ये बलशाली भेड़िए देखते ही देखते जाने कितनी ताबूतों की कीलें उखाड़ चुके थे। हर ताबूत से निकलती इंसानी लाशें जैसे एक दिन पहले ही यहां मारकर दफनाई गई हो। लाशों के जिस्म पर तलवारों के घाव बता रहे थे कि इनकी मौत सामान्य नहीं थी। पर इससे भेड़िए को क्या? इतनी लाशों के होते हुए भी एक दूसरे से झगड़ते, एक दूसरे पर गुर्राते ये सभी भेड़िए बड़े चाव से इंसानी लाशों का गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। एक तो सर्द रात, ऊपर से इतना सारा गोश्त उनके लिए किसी दावत से कम नहीं था। मगर तभी इन सैकड़ों ताबूतों से कुछ ही दूर कब्रिस्तान की दूसरी तरफ जमीन पर बिछी सफेद बर्फ के नीचे जैसे किसी के मानो दरवाजा ठोकने की आवाज आने लगी थी। जैसे कोई था जमीन के नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन को उखाड़ देना चाहता हो। इस तेज वारों से उस जगह पर जमी बर्फ थरथराते हुए वहां से हटने लगी। ये देख सभी भेड़िए चौकन्ने हो गए और अब धीरे धीरे उस जगह के पास जाकर उस जगह को सूंघने लगे। कुछ ही देर में जमीन के नीचे से आती वो गर्म ताजा इंसानी खून की गंध आखिर उनकी तेज नाक तक पहुंच ही गई। उन्हें समझने में देर न लगी कि जरूर इन सैकड़ों ताबूतों की तरह ही कोई ताबूत मिट्टी के नीचे जमीन के अंदर गड़ी है, जिसमें जरूर कोई जिंदा इंसान मौजूद है। और भेड़िए सही भी थे। उस ताबूत में बंद था आर्यन, जो शायद अभी भी जिंदा था। खून में लथपथ, घायल, बदहवास ताबूत के गुप्त अंधेरे में कैद आर्यन जमीन के नीचे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तेज गति से धड़कते दिल, घबराहट और घुटन से बेचैन आर्यन अपने होश खोने लगा था। उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। उसके दिमाग में एक के बाद एक उसके जीवन के सभी दृश्य सटासट उभरने लगे थे। एक साथ बहुत से मधुर गीतों की धुन उसके कानों में पिघलकर उतरने लगी थी। आर्यन के कानों में पड़ती ये मीठी धुनें शायद मौत की लोरियां थी, जो उसके अंत का पैगाम लिए उसके कानों में गूंज रही थी। असहाय आर्यन ने फिर अपनी पूरी ताकत झोंक कर खुद को इस कैद से छुड़ाना चाहा। मगर उसका घायल शरीर लकड़ी के ताबूतों में बंद जमीन के 2 फीट नीचे मिट्टी तले दफन था, जिससे निकल पाना उसके लिए मुश्किल था।
पर ऐसी परिस्थितियों में हार ना मानने वाला आर्यन पूरी ताकत लगाकर अपने तेज मुक्कों से ताबूत खोलने की कोशिश कर रहा था। वहीं जमीन के ऊपर ताजा गर्म खून के प्यासे भेड़िए गुर्राते हुए मुंह से लार और खून टपकाते हुए अपने पंजों से ताबूतों के ऊपर जमी मिट्टी तेजी से हटाए जा रहे थे। जहां आर्यन अपने आप को मौत से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक कर ताबूत से बाहर निकल जाना चाहता था, तो वहीं खूंखार भेड़िए आर्यन के लिए और भी भयानक मौत लिए उसके ताबूत से निकलने के इंतजार कर रहे थे। देखते ही देखते गुर्राते खूंखार भेड़िए के इस फौज ने अपने बड़े बड़े पंजों से ताबूत के ऊपर जमी सारी मिट्टी उखाड़ फेंकी। गुर्राते हुए वो सभी अब इस जिंदा कब्र के आसपास गोल गोल घूमकर ताबूत के खुलने का इंतजार करने लगे। किसी भी पल अब ये भेड़िए ताजा खून चखने वाले थे। अपने नए शिकार आर्यन को नोचने के लिए तैयार खड़े थे। वहीं इस बात से बेखबर आर्यन ताबूत खोलने में अपनी पूरी शक्ति झोंक चुका था, पर उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। मगर एक आखिरी बार आर्यन ने इस बार अपना सारा बल झोंकते हुए ताबूत पर आखिरी वार किया और आश्चर्य, इस बार वो कामयाब भी हुआ। ऊपर जमी मिट्टी हट जाने के कारण ताबूत इस बार झटके से खुल गया। ये देख खुश होते आर्यन ने ताबूत में पड़े पड़े ही तेज सांस लेते हुए खुद को संभालना चाहा। आर्यन खुद को ठीक से संभाल पाता उससे पहले ही उसके खून से सने चेहरे पर किसी के चिपचिपाती लार का बड़ा सा थक्का झूलता हुआ आकर गिर पड़ा। ये लार किसकी थी हम सभी जानते हैं। ताबूत से निकलते ही अपने आसपास घूम रहे इन खूंखार भेड़ियों को देखकर आर्यन सन्न रह गया। आखिर क्यों और किसने आर्यन को जमीन के अंदर इस तरह जिंदा गाड़ दिया था? कौन है आर्यन? आखिर कैसे आ फंसा वो इस भयानक मुसीबत में? ये जानने के लिए हमें समय दे थोड़ा, या पीछे आज से महज एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1438 में जाना होगा। 14वीं शताब्दी ये वो जमाना था जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खुल चुका था। इतना खुल चुका था कि पूर्व से मसाले पश्चिम में और पश्चिम से ऐशो आराम की चीजें पूर्व में खरीदी बेची जाने लगी थी। ये वो दौर था जब आधुनिक हथियार विकसित नहीं हुए थे। युद्ध में हथियार के रूप में खुद योद्धा लड़ते थे। ये समय था शक्ति का, ताकत का, राजा महाराजाओं का। जिसके पास जितनी शक्ति वो उतने लोगों पर अपना जोर चलाता था, और इसीलिए इस क्रम में सबसे नीचे थी आम जनता यानी राज्य की प्रजा। प्रजा के ऊपर थी बलशाली सेना, सेना के ऊपर ताकतवर योद्धा, योद्धाओं के ऊपर श्रेष्ठ गुरु, गुरुओं के ऊपर मंत्री, मंत्रियों के ऊपर महामंत्री, महामंत्रियों के ऊपर सर्वशक्तिशाली राजा, राजाओं के ऊपर उनके ताकतवर महाराजा, और महाराजाओं से भी कोई अधिक ताकतवर हो तो वो चक्रवर्ती सम्राट। सभी अपनी ताकत, अपने बाहुबल के दम पर अपने आप से कम शक्तिशाली लोगों पर हुकूमत करते थे। खैर, बेहद मांसल शरीर वाला आर्यन एक बलशाली सैनिक था, लेकिन ताबूत में इस वक्त खूंखार भेड़ियों के सामने घायल मेमने सा पड़ा आर्यन अपनी मौत को अपनी नजरों से देख रहा था। वैसे आर्यन कोई मामूली सिपाही नहीं था, राज्य का एकमात्र ऐसा सिपाही जिसने महज 17 साल की छोटी सी उम्र में अपनी चुस्ती, फुर्ती और लड़ने का कौशल से सबको हैरान कर दिया था। राज्य की महान सेना में एक बहुत ही ऊंचा पद हासिल कर लिया था। पेचीदा और उलझे तरीके से सही, मगर एक योद्धा परिवार से ताल्लुक रखने वाले आर्यन ने बेहद कम उम्र में अपने हम उम्र साथियों को पछाड़ते हुए मल्लयुद्ध, कुश्ती, विदेशी तकनीक, हत्यारा बिल्ले अंदाज, मूक हमला अंदाज जैसी कई भयानक लड़ने के अंदाज में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि ये बात अब कुछ ही लोगों को याद है, पर आर्यन का असल नाम आर्यन नहीं, रसीक लेले है, जिसे सेना में शामिल होते ही सेनापति ने यह कहकर बदल दिया था, रसीक लेले। शे, आज से तुम्हारा नाम क्या होगा? तुम्हारा नाम? हाँ, आज से तुम्हारा नाम आर्यन होगा।
क्योंकि तुम आर्यनगर से हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम आर्यन। खैर, रसीक ले ले मतलब आर्यन। आर्यन को बेहद कम समय में उसके लड़ने के अंदाज, जीतने की उसकी जिद, कठिन नियोग को आसानी से पूरा करने के उसके तरीके को देखते हुए सेना में एक के बाद एक प्रोन्नति मिल रहे थे। वो हर तरफ छा रहा था। उसका भविष्य उज्जवल था। सब कुछ सही, दुरुस्त और एकदम ठीक चल रहा था, मगर सिर्फ बीते कल से पहले तक। तो फिर कल ऐसा क्या हुआ जो आर्यन अपने उज्जवल भविष्य से सीधे ताबूत के अंदर में जा पहुंचा? दरअसल हुआ यूं कि कल जब युद्ध का अभ्यास कर युवा रसीक ले उर्फ आर्यन अपने सैन्य मोर्चे पर आया, तो अपने सामने आर्यन ने जो नजारा देखा, उसे देखते ही उसके सभी लंबे काले बाल अपने आप उसके सर पर कांटों से तनकर खड़े हो गए। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में 8:45 की जगह 8:45 बज गए थे। शायद आर्यन गलती से अपने तंबू की जगह सेनापति की सुंदर दिलकश लाइला के तंबू में जा पहुंचा था। आर्यन की मौजूदगी से बेखबर लाइला जहां खास विदेश से मंगवाए बाथ टब में खुद को सहलाते हुए इस सर्द ठंड में गर्म पानी का आनंद ले रही थी, तो वहीं आर्यन इस बेइंतहाई खूबसूरत नजारे का आनंद लेने लगा। नहीं, ये गलत है। अगर किसी को पता चला, मतलब सेनापति को पता चला कि मैंने इस तरह उनकी बेटी लाइला को, तो वो मुझे नहीं, ये गलत है। ये सोचकर आर्यन जैसे तैसे खुद को संभाल कर पलटा ही था कि तभी सेनापति की सख्त पुकार आर्यन के कानों में पड़ी। आर्यन, आर्यन! दरअसल सेनापति आर्यन को अगले युद्ध की तैयारियों के लिए किसी खास कारण से ढूंढ रहे थे। आर्यन, आर्यन! सिपाहियों, अभी के अभी आर्यन को ढूंढ कर लाया जाए। अगर वो सैनिक मोर्चे में कहीं ना मिले तो उसे पहले 10 कोड़े मारे जाएं, फिर मेरे पास लाया जाए। सेनापति का यह आदेश सुनते ही सभी सैनिक आर्यन को ढूंढते हुए हर तरफ फैल गए। वहीं पकड़े जाने के डर से आर्यन का भी पूरा शरीर कांपने लगा। वो क्या करे, क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इन्हीं सब के बीच सामने गुस्से में लाल लाइला आर्यन को घूरे जा रही थी। लाइला ने पर्दे के पीछे छुपे आर्यन को देख लिया था। आर्यन अब करे तो करे क्या? उसके सामने गुस्से में लाल खड़े सेनापति की बेटी लाइला खड़े थे और हर ओर उसे ढूंढते सेनापति के भेजे सिपाही पड़े थे। आर्यन बुरी तरह फंस चुका था। क्या करेगा?